बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट केस वालों की जो तैयारी का सिलसिला जारी किया हुआ है उसमें हमारे पास डे फर्स्ट का रिमेनिंग लेक्चर है। क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने ऑब्जेक्टिव को मैंने सोचा कि लायदा डाल दूँ ताकि वीडियो आराम से बच्चे देख सकें। ये डे फर्स्ट ही है, अभी डे फर्स्ट की रिमेनिंग लेक्चर है। जब तक आप लोगों ने डे फर्स्ट का काम कंप्लीट नहीं करना तो आप लोगों ने सोना भी नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव जो लोग इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं या जो लोग सप्ली को क्लियर करना चाह रहे हैं, मैथ के ऑब्जेक्टिव को कोई भी रटा नहीं लगा सकता, ख़ास तौर पे क्लास 9 के ऑब्जेक्टिव को। इस वजह से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव आज मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, 16, 17 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाऊँगी। आप लोगों ने इसे सारा बहुत अच्छी तरह से समझ के तैयार करना है और आपको इंशाल्लाह फ़र्क सामने आपको नज़र आ जाएगा कि आप लोगों ने जब रटे से किया था तब में और अब में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इम्प्रूवमेंट वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस में तो चॉइस होती है, ऑब्जेक्टिव में तो कोई चॉइस नहीं होती। इस वजह से आप लोगों ने अच्छी तरह से आप लोग बुक खोलें। बुक का पेज नंबर 25 है। 25 पेज, चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट सेंटेंस। मेरे लिए ऑब्जेक्टिव का सेंटेंस पूरा तो लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं इस तरह से जो सॉल्व करने वाले वो बताती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ 3, 2, 6x इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ x इज। अब ये कहता है ये हमारे पास है ना 3, 2, 6x, ये कहते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है और आपने x की वैल्यू निकालनी है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि इसको 0 को इक्वल करके वैल्यू निकालें। अब इधर आ जाएगा, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करें। 3x माइनस 6 2 12 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 12, आपके पास x आ गया 12/3। x का आंसर 4 आ गया, आपके पास ऑप्शन बी आ जाता है आंसर। अब इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2 है आपके पास a 2, 3, 2 और 8। देन मॉड ए आपने फाइंड आउट करना है। अब देखिए आपको पता है ना मॉड किस तरह से निकालते हैं। 2, 3, 2, 8, इसको सॉल्व कर लें। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 16 माइनस 3 को 2 के साथ 16, 16 में से 6 निकाले 10, ये आपके पास आंसर 10 आ जाता है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है आपके पास इफ़ a इज इक्वल टू 2, 5 और 6, 7 देन a ट्रांसपोज। ये आपके पास 2, 5, 6, 7। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लोगे। ट्रांसपोज में आपको पता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का जुमला है ना, ट्रांसपोज लेते हुए जैसे ये रो है तो आपने डायरेक्ट ही लिखना है। ये आपके पास बन जाएंगी 2 और 5, फिर 6 और 7, ये आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसी तरह से आई वी सेंटेंस आपके पास ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ अ 2 क्रॉस 2 द ऑर्डर ऑफ ए बी इज जी। जैसे 2 क्रॉस 2 है ना, अब इसका आंसर भी 2 क्रॉस 2 ही है। इस तरह के जुमले याद हो जाते हैं। 2 क्रॉस 2 है तो आंसर भी 2 क्रॉस 2 ही आएगा। ए आपके पास है नेक्स्ट में, इफ़ ए आपके पास है 1 और 2, बी आपके पास। और इसका भी आपने क्या करना है कि ये बताना है कि कौन सा जो ना इसमें जो वी वाला है ना उसमें भी आपके पास 2 क्रॉस 2 ही आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। इसी तरह से आपके पास वी आई सेंटेंस है। ये जो डिफ़िकल्ट है ना वो मैं सॉल्व करके बताती हूँ। मसलन वी आई सेंटेंस जो आपके पास है, आपके पास ए है -1, 2, √3 और √3। आपके पास आपने इसको 3a से मल्टीप्लाई करना है और अब आपने देखना है कि 3a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। जब आप ऑप्शन देखते हो ना तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो आप इसको अगर आप समझ के करेंगे, आप सबसे पहले जो है ना ऑप्शन को छुपा के आप देख लो कि इसका मतलब 3 है ना, ए ये आपके पास दिया हुआ 3a, आप इसको यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 √3, 3 √3।
अब अगर आप लोगों ने 100% ऑब्जेक्ट पेपर सॉल्व करना है तो उसके लिए मस्ट है कि आप ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छा तैयार करें, इस तरह से समझ के करें जिस तरह से मैं करवा रही हूँ। जितनी भी मर्ज़ी अगर ये वीडियो लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल सही क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला तो आप ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन में -3 6 ये ऑप्शन सी वाला आ जाता है। ठीक है, समझ के करें जो है ना। अब इसी तरह से 7 पार्ट है हमारे पास VII। इसमें हमारे पास इफ़ ए अगर आपके पास है 3 -7 -4 और 2, तो आपने इसमें पता है क्या करना है कि -a करना है। यानी कि अगर हम इसके साथ माइनस लगाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखिए इधर -3 आ जाएगा, इधर पहले से माइनस मौजूद था, ये वाला माइनस लगाया तो प्लस हो गया 7। अब इधर -4 था तो ये वाला माइनस लगाया तो +4 हो गया। अब इसके साथ जब -a करेंगे तो -2 हो जाएगा। यानी कि आपने के पास a दिया हुआ ना, आपने माइनस को अंदर अप्लाई कर देना है। जब माइनस को अप्लाई करेंगे इधर -3 आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आपके पास है I 1 0 0 1। इसका आपने बताना है ऑर्डर, बताना है ऑर्डर हमारे ये जैसे रो है ना, ऑर्डर का फार्मूला हमारे पास होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। रो इसमें कितनी है 2 और कॉलम कितने, कॉलम भी 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाता है। यानी कि इसमें आप रो देखेंगे ना, रो कितनी है 2, रो मल्टीप्लाई कॉलम, ये फार्मूला होता है ऑर्डर का। अब इसी तरह से आपके पास IX सेंटेंस है, ये आपके पास है इसमें 4 और 5। देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। आपको पता है जब ट्रांसपोज लेते हैं ना, ये हमारे पास इस तरह से बन जाता है 4 5, यानी कि ये कॉलम था ना और इस तरह रो वाइज बन गया। अब सेंटेंस नंबर 10 देखें। 10 हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ A 6 और 4, ये 6 है तो इसका बच्चों कैसे आ जाएगा 6 और 4 ऐसे। ठीक है, ये इधर इसको रो वाइज लिख लेंगे। 10 हो गई। फिर आपके पास XI वाला ये है कि इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर -a के इक्वल है देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर माइनस के इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर A ट्रांसपोज -a के हो तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर A के इक्वल होगा तो ये सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से 12 वाला देख लें, ये आपके पास है 4 और 5, B आपके पास है 3 और 3। फिर आपने क्या करना है कि A आपके पास इतना है, B इतना है, देन A B इज़ मैट्रिक्स। पहले A B को मल्टीप्लाई करके ना तो फिर इसका मैट्रिक्स तो मतलब अब इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 × 1। ये तो इसी तरह से आपने। अब नेक्स्ट वाला देखिए, दी मैट्रिक्स 13 वाला। दी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0 0 4 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्यू मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर आ जाता है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है जिसके मतलब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होता रहे। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, ऑप्शन सी वाला। ये भी चलो याद ही रखने वाला था, याद हो जाता है बच्चे, इसमें इतनी मिस्टेक नहीं करते। XI भी ए आपके पास है इसमें 5 4 3 और 2। B आपके पास है 2 5 2 4 2 5 2 4। अब आपने क्या करना है, देन A - B निकालना है। A - B निकालना है, फिर आपने देखना है 4 में से कौन सी A - B। आपके पास आपको आता है ना ये, तो फिर क्या ज़रूरत है गलती करने की, सारा समझ के करें ना। 5 - 2 4 - 5
3 माइनस 2, 2 माइनस 4, 5 में से 2 निकाले 3, 4 में से 5 माइनस 1, 3 में से 2 निकाला 1, 2 में से 4, ये कैलकुलेटर का यहाँ से इस्तेमाल कर लें -2, ताकि बिल्कुल आपका ठीक हो, गलती का 1% भी चांसेस ना हो। ठीक है, a माइनस बी का आंसर यही आ जाता है। इसी तरह से देखिए आगे एक्स वी सेंटेंस हमारे पास है, एक्स वी वाला सेंटेंस। इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स का आपने फार्मूला लिखना है। ए इनवर्स आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये वाला ऑप्शन आती है एडजॉइंट ए बाय मॉड ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बुक को सामने रख के तैयारी करनी है। एक्स वी आई, अब ए हमारे पास है 8 है, 16 है, 2 है, 4। अब इसमें से देन ए इज़ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, स्क्यू है, सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर। देखो हम इसको सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए मॉड ए लेके चेक कर सकते हैं। अब ये 8 को 4 से दे दिया, 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो 0 वाला कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर। तो आपने कौन सा वाला ऑप्शन लिखना है इसका, सी, सिंगुलर वाला। इसी तरह से एक्स वी आई आई, अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब आपको मैंने वो नेगेटिव वाला करते हुए तो बताया था कि ये अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक है, और अगर नेगेटिव वाला जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें ऑप्शन बी वाला आ जाएगा, सिमेट्रिक। इसी तरह से आपके पास एक्स 15, 16, 17, ये 18, सेंटेंस नंबर 18 आपके पास है ए 4, 2, 2, 3। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। देखिए ट्रांसपोज अप्लाई करने से ऐसे 4, 2, मैं पूरे स्टेप इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट से ही आपने 4, 2, 2, 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। ठीक है, जब आपने ट्रांसपोज लिया ना, ये ऐसे 4, 2 बन गया, ये इस तरह से 2, 3। अब एक्स आई एक्स, एक्स आई एक्स को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ए आपके पास है 4, 3, 2 और 5। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जब हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे ना तो वापस यही आ जाएगा जो ए होता है, ये 4, 3, 2, 5। जब आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास दोबारा वही ए वाला आंसर आ जाता है। अब ये एक्स एक्स वाला ये वाला सेंटेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत देता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। एक्स एक्स, ये बल्कि जो हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट किया था वो भी इसी तरह, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स 4, 5, 4, ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर इट मीन्स इसको 0 के इक्वल करके निकालें। 4x 5 4s are 20 is equal to 0, 4x is equal to 20, x is equal to 20/4। ये अब इसी तरह से आपके पास 21 सेंटेंस है एक्स एक्स आई, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर। इसमें भी 21 में भी और 22 में भी नन ऑफ दिस ही आता है। ठीक है, इन दोनों में नन ऑफ दिस आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है। फिर इसी तरह से 22 वाले में भी नन ऑफ दिस आता है। अब चैप्टर नंबर 2 है और पेज नंबर है 48। अब इसमें भी फर्स्ट सेंटेंस चैप्टर नंबर 2 पे ये हमारे पास 4 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको आप पहले सॉल्व कर लें। 3 2 ज़ा 6, 4 की पावर 6, इसका मतलब है कि ऑप्शन बी 4 की, ये इसको 3 2 ज़ा 6, ऑप्शन बी वाला इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2 है हमारे पास 2 की पावर -3 4 इज़ इक्वल टू, अब इधर 2 की पावर है ना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे -12, यानी कि ऑप्शन ए वाला आ जाता है। ठीक है, अब इतना तो पता है ना इसका आंसर ये, और वो ऑप्शन ए पे आप लगा लेंगे। अब इसी तरह से थर्ड वाला जो है ना, थर्ड वाले पे हमारे पास आ जाता है 81 की पावर 3, तो इधर वो 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 12, 3 की पावर 4। आप सबसे पहले 81 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4।
3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 और 3 की पावर 4 3 सर 12, तो 3 की पावर 12 हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास आई वी सेंटेंस है। एक्स हमारे पास है 2 माइनस अंडर रूट 3 देन 1 बाई एक्स। अब देखो इसको विदाउट सॉल्व किए एक्स की वैल्यू जब 2 माइनस अंडर रूट 3 होती है तो 1 बाई एक्स की वैल्यू, ये अगर यहाँ पर माइनस हो तो आपके पास 1 बाई एक्स की वैल्यू आ जाती है 2 प्लस अंडर रूट 3। इसका मतलब है ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन बी में ऐसा है। अब एक बी वाला और बी आई वाला थोड़ी सी, ये दो सेंटेंसेस पूरे चैप्टर में ये मुश्किल है। 216 एक्स की पावर 6 1 बाई 2 इज़ इक्वल टू, अब इसमें ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 6 अंडर रूट 6 एक्स की 6, 216 एक्स की पावर 12 6 अंडर रूट 6 आपके पास ये है। लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रा सॉल्व करके बताती हूँ। आपको ये तो ज़ाहिर बात है, सब लोग कुछ तो सप्लीमेंट्री केस में कुछ इंप्रूवमेंट ये तो पता ही होगा कि 216 की जगह पर हम लिख सकते हैं 6 की पावर, यानी कि इस तरह से 216 की जगह पर 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और 6, इसलिए क्योंकि बाहर पावर 1 बाई 2 है ताकि हम कैंसिल कर सकें। वैसे लिख तो 6 की पावर 3 सकते हैं, इसलिए एक मैंने स्केयर में लिख ली और एक इसी तरह से, और यहाँ पर x की पावर 6 और 1 बाई 2। अब देखो 1 बाई 2 इसके साथ कैंसिल हो गया तो इधर 6 आ गया, इधर 6 के ऊपर 1 बाई 2 ऐसे ही आ जाएगी, यानी कि 6 का अंडर रूट, इधर जब x की पावर 2 3 जा 6 x की पावर 3 आ जाएगी। देखो मैंने शॉर्ट सा बता दिया। 216 की जगह पर 6 की 3 लिखना है, लेकिन 6 की 3 की जगह पर अगर आप ऐसे लिख लें 6 की 2 और 6 तो x की 6, फिर ये जो 1 बाई 2 सब के साथ ले लें। 1 बाई 2 जब इसके साथ लिया तो इधर 6 आ गया, इधर 6 के ऊपर जब 1 बाई 2 लिया तो अंडर रूट आ गया, इधर 2 3 के साथ कैंसिल हो गया x की 3, इसका मतलब है 6 अंडर रूट 6 x की 3, ऑप्शन नंबर सी आता है। अब इसी तरह से वी आई वाला 6 25 x की पावर 10 y की पावर 4 और 1 बाई 4। अब ये इज इक्वल टू, इसके लिए आंसर दिए मैं अब 625। अब ये भी देखें ना, ये कॉमन सेंस की बात है। अब ये 1 बाई 4 है ना, तो इधर इसकी जगह पर आप लिख लें 5 की पावर 4, x की पावर 10 तो ऐसे ही, और y की पावर 4। सिर्फ आपको सिर्फ 625 की जगह पर 5 की पावर 4 लिखना है। 5 की पावर 4 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 625। अब फिर ये बात पता होनी चाहिए कि हम किसकी पावर, आप देखिए 4 4 के साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 5 बच गया, इधर आ गया 10 बाई 4 एक्स की पावर 10 बाई 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 बाई 2 आ गया, इधर वाई की पावर 4 4 के साथ कैंसिल हो गया तो ये 5 एक्स की पावर 5 बाई 2 और वाई, ये आंसर आ गया। अब इसी तरह बस अब आगे सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत इजी भी है, समझ के करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी है, वरना इस तरह से बहुत मुश्किल है। रटे से फिर वही हो गया 5 6 नंबर आप लोग के आएंगे ऑब्जेक्टिव में। अगर आप समझ के करें ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। अब इसमें हमारे पास आ जाता है 2 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5। अब इसमें ऑप्शन दिए मैं 8 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 5, 6 अंडर रूट 5। अब देखिए सिंपली ये देखें, ये भी 5 अंडर रूट है, ये भी 5 अंडर रूट है, 6 और 2 8 अंडर रूट 5, ये हमारे पास आंसर इसमें ऑप्शन ए आ जाता है। अब इसी तरह से आप, ये हो गया कितना 7 सेंटेंस 5 6 7 8। अब ये हमारे पास आ गया कंजुगेट, -3 -4 एओटा। अब देखें कंजुगेट का मतलब आप समझ देना, सिर्फ ये देखो बेटा यहाँ पर जो माइनस है इसके साथ प्लस आ जाएगा, ये -3 + 4 एओटा। अब इट मीन्स कि ये हमारे पास ऑप्शन इसमें कौन सा आ गया कि ऑप्शन डी वाला आ गया, ठीक है। ये इस तरह से करते हैं, -3 लिखा ना, -1 जो कंजुगेट में माइनस होता है, ये प्लस में और 4 एओटा, ये आंसर है। अब इसी तरह से जो आई एक्स सेंटेंस हमारे पास है वो है -2 की पावर 5। अब इसके आंसर दिए हुए 32 -32 -16 -10। इसका आंसर तो आपने रटा होगा कि -32 है, लेकिन ये आता किस तरह से, आपने क्या करना है ना, इनको इन ब्रैकेट कर लेना है, यानी कि -2 को इन ब्रैकेट करें, -2, फिर पावर का बटन आपको पता है ये है 5,
ये देखिए -32 आ गया। ठीक है, ये -32 इसका आंसर आ गया। अब ऑप्शन आप देख लें, -32 किसके है? -32 सी, ऑप्शन सी। अब x वाले को आपने रेडिकल फॉर्म में, x वाले को रेडिकल में लिखना है 256 a की पावर 4 b का स्केयर और 1/5। देखें स्टूडेंट्स, इसको आपने रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है कि अंडर रूट वाली जो फॉर्म में लिखने को हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब 256 को हम इसको जो है ये सिंपली ये देखें 256 a की पावर 4 b की स्केयर, ऐसे अंडर रूट डाला ना, यहाँ पर 1/4 है तो इस कोने में डाल के 4, तो इसका मतलब 1/4 बन जाता है। अंडर रूट के बाहर इसको हम इस तरह से लिखते हैं रेडिकल फॉर्म में। यही वाली इसको कोई भी 254 की पावर a, यानी कि ऑप्शन आ गया आपके पास कौन सा? बी वाला ऑप्शन आपके पास आ गया रेडिकल फॉर्म में। इसी तरह से एक्स आई आपके पास है, इसको आपने लिखना है दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, एक्सपोनेंशियल में लिखना है यानी कि पावर में 32x की पावर 2 y की पावर 3 अंडर रूट, और यहाँ पर हमारे पास है 5। अब इसकी कौन सी वाली फॉर्म बनानी है? पावर वाली, यानी कि अंडर रूट को ख़त्म करना है। 32 की जगह पर 2 की पावर 5, x की पावर 2 y की पावर 3, ये किधर से आया? 32 की जगह पर 2 की पावर 5 लिख लिया। अब ये वाला 5 के साथ कैंसिल हो गया, 2 आ गया। इधर x की पावर ये तो नहीं कैंसिल होता, 2/5 आ जाएगा। यहाँ पर y की पावर 3/5। अब ये क्लियर हो गया होगा x है। अब इसी तरह से आपके पास आ जाता है xi यानी कि 10 11 12 12 10 3 + 2 √5 एटा और ये। अब देखें, आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कंजुगेट होता है ये 3 - 2 √5 एटा। देखिए ये वाला आपको इजीली मेरा हाल समझ आ गया होगा किस तरह से आपने सॉल्व करना है। अब 30 - 3 एटा 5 - 4 एटा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 3 -15 एटा माइनस प्लस 4 3 12 एटा स्केयर। अब देखिए इसी तरह से अभी ये सॉल्व नहीं है, थोड़ा सा रहता है। -15 एटा + 12 एटा स्केयर की जगह और -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -12 - 15 एटा, -12 - 15 एटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया। XIV 2 + 3 एटा + 3 - 4 एटा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखें 3 और 2 आ गया, 5 प्लस नहीं सॉरी, ये 4 एटा में से ये निकाला तो माइनस एटा आ गया। इसका मतलब है 5 - एटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाता है। अब इसी तरह से XV यानी कि सेंटेंस नंबर 15 3 + 4 एटा, यहाँ पर है -2 + 2 एटा, यहाँ पर हमारे पास 3 + 4 एटा -2 - 2 एटा। अब 3 में से 2 निकाले 1, 4 में से 2 निकाले 2, 1 + 2 एटा, ये आंसर है। 1 + 2 एटा, ये ऑप्शन नंबर सी है। अब XVI पार्ट हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ, यानी कि 2/3 + 4/7 एटा, इसमें से इमेजिनरी पार्ट बताना है। जिसके साथ एटा होगा वो इमेजिनरी होगा। ये देखिए एटा इसके साथ है ना, इसका मतलब है 4/7 इमेजिनरी है, यानी कि ऑप्शन डी। A + B एटा 3 + 8 एटा/2। अब 3/2 + 8 एटा/2,
3/2 प्लस 2 4 सा 4 एटा। ये हमारे पास आंसर 3/2 प्लस 4 एटा, ये हमारे पास ऑप्शन बी वाला आ जाता है। अब नेक्स्ट देखें सेंटेंस एक्स बी ये हमारे पास एक कंजुगेट ले लेना आपने, -3/2 प्लस 4/7। इस तरह का सेंटेंस आपने इसी चैप्टर में पहले भी किया, कंजुगेट लिया। कंजुगेट के लिए आप क्या करते हैं, ये जो एयोटा के ये इसको -3/2 को ऐसे ही लिखेंगे, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा 4/7 एयोटा। ठीक है, ये उम्मीद है कि समझ आ रही होगी कि बी पार्ट इसका ऑप्शन भी आ जाता है। इसी तरह से एक्स आई एक्स जेड आपके पास है 2 + 3 एयोटा। ये भी स्टूडेंट्स को आता ही होगा, जेड कंजुगेट। आपको पता है कि जेड कंजुगेट जो लेते हैं ना, वो हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 एयोटा। अब 2 + 3 एयोटा को मल्टीप्लाई कर दें 2 - 3 एयोटा। अब ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 एयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 एयोटा स्क्वायर। 4 - 9 एयोटा स्क्वायर -1, 4 + 9 9 और 4 13। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों ने किए हुए होंगे, तो ये 13 ऑप्शन सी आ जाता है। सिंपल है, ये बच्चों को बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन चलें फिर भी आप लोगों ने बुक के ऊपर ही इसको सॉल्व करना है, नोटबुक्स में नहीं करना फिर इस तरह से। अब एक्स इसका लास्ट सेंटेंस हमारे पास आ जाता है। जेड आपके पास है 3 + 2 एयोटा। तो आपने अब फाइंड आउट करना है जेड प्लस जेड कंजुगेट। जेड आपको पता है, जेड तो 3 + 2 एयोटा है। जब हम जेड कंजुगेट निकालते हैं तो माइनस आ जाता है, ये कैंसिल हो गया 3 और 3 6। अब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो इसमें ऑप्शन ए आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 का ऑब्जेक्टिव है, पेज नंबर 237 है। आप सबसे पहले वीडियो को ज़रा स्टॉप करके बुक का पेज नंबर आप ओपन करेंगे, इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी। अब कुछ जुमले तो इसके ऐसे हैं कि जो जस्ट आपने याद ही करें। 2 कॉन्ग्रुएंट प्लेन फिगर्स हैव इक्वल एरियाज। फर्स्ट वाले में ऑप्शन ए आ जाता है। इसी तरह से फिर 2 पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस एंड अ लाइन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस हैव, इसमें भी इक्वल एरियाज आ जाता है, ऑप्शन सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो थर्ड सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 16 में भी बहुत दफ़ा है और चैप्टर नंबर 17 में भी। ये ज़रा मैं आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ। एक देखिए, एक होता है आपके पास एरिया ऑफ इस जो चले थर्ड वाले में मैं वो बता देती हूँ पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो होता है ना, ये हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होता है, ठीक है। और इसी तरह से वैसे पहले आपको मैं रफ से बता दूँ, फिर एरिया ऑफ अ ट्राईएंगल, एरिया ऑफ अ ट्राईएंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये बेस है और ये हाइट है। अब ये बात बहुत आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। वैसे तो थर्ड में सिर्फ आपके पास जो पूछा हुआ है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद साइड एक्स एंड वाई, यानी कि एक साइड बेस मसलन एक्स दिया हुआ है और वाई, तो इसका सिर्फ एक्स वाई आ जाएगा। वैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस मल्टीप्लाई हाइट होती है और एरिया ऑफ जो ट्राईएंगल होता है ना, उसके लिए 1/2 होता है। बाकी फार्मूला यही होता है। तो ये बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इस वजह से इसको बहुत अच्छी तरह से देख लें। यानी कि जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना, वो खाली बेस ही आपको मैंने वैसे ही बताया। सेंटेंस आप देखें, सेंटेंस नंबर थर्ड आपके पास है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड एक्स एंड वाई, यानी कि एक साइड एक्स दी हुई है, दूसरी वाई। तो आपके पास एरिया इसका कैसे निकलेगा, एरिया आपके पास एक्स वाई निकल आएगा, यानी कि बेस मल्टीप्लाई हाइट इसमें ये आ जाएगा। 1/2 इसमें नहीं आएगा। याद रखना है कि रेक्टेंगल के लिए 1/2 नहीं आता। अब इसी तरह से आपके पास दिया हुआ है आई वी सेंटेंस। आई वी में कि एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल विद बेस एक्स एंड आल्टीट्यूड वाई, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के एरिया देखिए, इसके लिए हमारे पास हो जाएगा 1/2 एक्स वाई। बेस एक्स दी हुई है और
हाइट वाई, तो इसके साथ जो, क्योंकि ये ट्राइंगल का एरिया पूछा गया है ना, इसलिए इसके साथ 1/2 आएगा। ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि रेक्टेंगल वाले के साथ बेस मल्टीप्लाई हाइट होती है और ट्राइंगल वाले के साथ 1/2 भी आता है। अब सेंटेंस नंबर बी, ये भी यही वाला आइडिया यूज़ करते हुए, बेस आपके पास इसमें दी हुई है कितनी 2.5 और आल्टीट्यूड या हाइट जिसको कहते हैं 1.6 सेंटीमीटर। आपने निकालना एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5 को 1.6 के साथ इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 4। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपके पास वी आई वाला जो है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसके लिए बेस और हाइट दी हुई है, लेकिन बेस दी हुई है कितनी 24 और हाइट दी हुई है 15। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। ट्राइंगल के एरिया के लिए 1/2 24, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं है कि मैं इतना 4 के सॉल्व करूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लें। मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है 180। ठीक है, 180 जो भी यूनिट है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर है। अब इसी तरह से हमारे पास आ जाता है VII 7 पार्ट फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये भी याद ही करना है, आप याद कर लेना। VII इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये भी आपने पाइथागोरस थ्योरम में द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ दी हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अब IX वाला ये सेंटेंस भी बहुत पेपर में आता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। इन्हें आइसोलेसिस ट्राइंगल विद, अब इनमें कोई इस तरह के समझ तो नहीं ना, तो ये एक्सरसाइज की हुई थी। आप इसमें ऐसे याद रखें कि √2 आइसोलेसिस में 2 होता है ना, 2 √, तो A भी है तो उसके अपोजिट आ जाएगा AC। 2 √ के अंदर और AC, ये आपने ऐसे ही याद करना है। और इसके साइड पे आपने T लिख लेना है, ज़रा टेक्निकल है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये दोनों, बल्कि IX और X दोनों एक ही टाइप के हैं। इफ़ मेजर ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज। इसमें भी आप ऐसे याद रख लें कि ये ऊपर क्वेश्चन में 6 दिया मैंने, यानी कि MCQs की स्टेटमेंट में, तो आप ये याद रख लें कि 6 सेंटीमीटर जो दिया हुआ स्टेटमेंट में, तो आपके पास 3 × 2 6 होता है, तो 3 को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में। अब ये 2 सेंटेंस है जिनके आगे आप T लिख लेंगे, तो इसमें से ऑप्शन आपके पास आ जाता है ऑप्शन ए। और याद रखना है जिस तरह से भी आप, वैसे भी ये बुक अब ख़त्म हो रही है, नई बुक आ गई हुई है। बार बार मैं आपको बताती हूँ, ये स्पेशली आप लोगों के लिए हैं। तो आप लोगों की जितना आप वीडियो वॉच करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चलें, इंशाल्लाह फिर मैं और लगाती जाऊँगी वीडियोज़। XI आपके पास है। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो ऑब्जेक्टिव का सेंटेंस है ना, ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी ये वाला आता होता है जो मैं भी करवाने लगी। ए हमारे पास है, इसलिए आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ए है 14 सेंटीमीटर, सी है आपके पास 50 सेंटीमीटर, तो आपने बी फाइंड आउट करना है। फार्मूला इसका होता है C² = A² + B²। अब C² आपके पास आ गया 50 का स्क्वायर, ए हमारे पास आ गया 14 का स्क्वायर, बी फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही लिखें। 50 का स्क्वायर 2500, 14 का स्क्वायर 196 + B²। ये सेक्शन नंबर 3 में आता है ये वाला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में, इसलिए आप लोगों ने ये अच्छी तरह से करना है। वैसे तो ये अभी ऑब्जेक्टिव का सेंटेंस है, लेकिन बिल्कुल इसी टाइप का होता है। 2500 - 196। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करके देख लेते हैं 2 3 2500 - 196 2 3 0 4 B²। इसका अंडर रूट लेने के बाद आपके पास 48। आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने फुल वीडियो देखनी है अगर आप चाहते हैं कि 75/75 नंबर हासिल करें। अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारी अच्छी तरह से आप लोगों ने, अब ये आंसर आ गया।
अब इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है XII, यानी कि 12 सेंटेंस। अगर आप लोगों को ये काउंटिंग आती हो, ये हो गया ना 10, 11, 12 सेंटेंस। इसमें भी स्टूडेंट इसी टाइप का है। ए आपके पास है 15 सेंटीमीटर, बी आपके पास है 36 सेंटीमीटर, और आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें ये सेंटेंस अगर आप चाहें तो समझ के करें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में फ़ायदा है। तो मैं आपको इसको पहले सॉल्व करके बताती हूँ, उसके बाद फिर अगर आप लोगों ने रटा लगाना है मैं फिर उस तरह से भी बताती हूँ कि आप इस सेंटेंस को किस तरह से याद रख सकते हैं। ये हमारे पास 36 है। अब देखें, एक तो आपने अभी जो फार्मूला पढ़ा सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, सी स्केयर बल्कि बिल्कुल साइड पे है। ए हमारे पास आ गया 15 का स्केयर, बी हमारे पास आ गया 36 का स्केयर, 15 का स्केयर आ गया 2 to 5 प्लस 36 का स्केयर 1 to 96 प्लस 2 to 5, ये हमारे पास 15 21 आ गया। अब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं ना, क्योंकि ये अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास आ गया 39। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी आपके पास आ जाता है। अब देखिए इसका आंसर आ गया 39। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगर आप देखें ए बी सी, अब इसका अगर आप ये देखें इसको उल्टा करें तो 9 बन गया, 3 इसी तरह से आ जाएगा, 6 को उल्टा करें तो 9 बन गया, तो 39 आंसर है। अगर आपको ये ट्रिक भी याद रहती है तो आप इस तरह से कर लें, वरना अदरवाइज़ आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ये आप लोगों ने बचपन में फार्मूला पढ़ा हुआ है, X13। छोटी क्लासेस में ये बहुत होता था। पेरीमीटर क्या फार्मूला होता था इसका, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, इस तरह से। लेकिन इस केस में हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल की साइड, एक साइड x दी हुई है और एक y दी हुई है, तो इसके मुताबिक 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, एक x प्लस y इस तरह से आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से XIV एरिया ऑफ अ स्केयर विद साइड एक्सिस, ये x है ना, तो इसका स्केल है तो क्या हो जाएगा x स्केल, ये बस ये ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद, देखिए फिर ये वही वाला सेंटेंस आ गया, कितनी दफ़ा रिपीट हो चुका है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद बेस x एंड अल्टीट्यूड वाइज। आपको मैंने पहले भी बताया कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ये आपके पास आ जाएगा XY, 1/2 XY वाला नहीं आएगा, ना तो प्लस वाला आएगा, मल्टीप्लाई वाला। ये ऑप्शन ए। उम्मीद है कि आप लोगों को 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 17 है, आप उसका ऑब्जेक्टिव मैं करवाती हूँ। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है, और आप लोग खुद अपना एग्जामिन करेंगे, आप देखें और अपना जायज़ा लेके देखें आप लोगों ने पहले किस तरह से ऑब्जेक्टिव किया था, और आप समझने के बाद आप लोगों का इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव किस तरह से होगा। इंशाल्लाह 75/75 के लिए ऑब्जेक्टिव 15/15 लेना मस्ट होता है। अब इसी तरह से हमारे पास चैप्टर नंबर 17, और वीडियो को स्टॉप करें और आप पेज नंबर पहले निकाल लें 254। अब हमारे पास इसका फर्स्ट सेंटेंस है, ये तो तकरीबन डेफिनेशंस वाले हैं। आप लोग अगर आप इसको अच्छी तरह से आप इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं तो ये आप डेफिनेशन के तौर पे इसको याद करें। सबसे पहला सेंटेंस है द फिगर बाउंडेड बाय अ 3 अनइक्वल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड। देखिए ये कितनी आसान डेफिनेशन है, आप लोगों को बोर्ड के पेपर में आती है ना, स्केलस ट्राइंगल। तो जो आज का टारगेट है 17 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, वो बस आप इसी तरह से याद कर लें। ये देखें द फिगर बाउंडेड बाय 3 अनइक्वल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड स्केलस ट्राइंगल। अब इसके जहाँ पर ये फर्स्ट सेंटेंस है ना, इसके आगे आप डी लिख लें। ठीक है, डी से मुराद है कि डेफिनेशन के तौर पे आपने इसको याद करना है। पहला सेंटेंस को डेफिनेशन के तौर पे याद करेंगे, स्केलस ट्राइंगल की डेफिनेशन भी यही बन जाएगी। सेकंड सेंटेंस है द नंबर ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोलेसिस ट्राइंगल। अब आइसोलेसिस ट्राइंगल में कितनी साइड इक्वल होती है, ये देखिए कितनी साइड इक्वल होती है, 1 और 2 ये वाली। तो इसमें आपने क्या लिखना है 2, ये भी डेफिनेशन इसकी बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए आ जाता है।
थर्ड सेंटेंस है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये देखें आप लोगों ने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। देखें ये इस तरह की अगर ट्राइंगल होती है ना, अब राइट एंगल इसका ये वाला है ना, राइट एंगल इसका बन रहा है, इसके जो अपोजिट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास आई वी, यानी कि सेंटेंस नंबर 4 द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 149 देन थर्ड एंगल विल बी। तो थर्ड एंगल निकालने के लिए आप 180 डिग्री में से 149 को माइनस करेंगे तो आपके पास 31 आ जाएगा। फिर वी वाला सेंटेंस है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज ये 360। अ रे विच डिवाइड्स एन एंगल इज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ऑप्शन सी, ये भी आप डी लिख लें। ये जो नेक्स्ट पेज है तकरीबन इसकी तकरीबन ये वाला 1 2 3 4 5 6 5 यानी कि पहले फर्स्ट 5 सेंटेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड आल्टीट्यूड। ये आल्टीट्यूड की डेफिनेशन है, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8 है द पॉइंट वेयर द आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मीट ईच अदर इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ये भी ऑर्थो सेंटर की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है चैप्टर 17 की। इसके आगे भी आपने डी लिखना है। द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल मीट ईच अदर इज कॉल्ड इन सेंटर, सर्कम सेंटर या सेंटर्ड, सर्कम सेंटर। द पॉइंट वेयर नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10 द पॉइंट वेयर द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल मीट ईच अदर इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, सेंटर्ड एक्स वाले में। अच्छा, इसके बाद फिर आपको द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। आपको तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट हमने चैप्टर नंबर 16 में भी पढ़ा ये। द पॉइंट वेयर द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल मीट ईच अदर डिवाइड्स इनटू द 2:1। फिर इसी तरह से सेंटेंस नंबर 13 द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 को 2.6 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल इसी तरह से निकलते हैं। 7 को मल्टीप्लाई आप कर लें 2.6 के साथ और 1/2 से करें तो आपके पास आ जाएगा 9.1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से एक्स आई वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इस तरह से 4 चैप्टर करेंगे तो 3 डेज़ में आपका ऑब्जेक्टिव 100% क्लियर हो जाएगा। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एक आपके पास x-1 है और एक है x+1। देखें आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x² -1, ये आपके पास आंसर। द मेजर ऑफ ईच एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। उम्मीद है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा। देखें ये वीडियो सिर्फ सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। 25 डेज़ ही के लिए कर लें, 25 डेज़ प्लान है ये। तो इसके बाद इंशाल्लाह अगर आप लोगों का ये वाला सेशन कामयाब रहा तो आपको इंशाल्लाह 10th क्लास में भी तकरीबन ये 25 डेज़ प्लान इंशाल्लाह होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।